हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वेब स्टडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मार्केटिंग और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से रिलेटेड 5 ऐसे टॉपिक्स जिनसे आपके एग्जाम्स में रिपीटेडली सवाल आते हैं। तो ये लेक्चर कॉमर्स और मैनेजमेंट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट स्पेसिफिकली मेंशन्ड है मैनेजमेंट के सिलेबस में, लेकिन जो टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं जहां से रिपीटेडली सवाल आते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के, वो कॉमर्स के सिलेबस में भी उनका लिंकेज है। तो टोटल 5 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें से 3 मार्केटिंग के हैं और 2 स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के। तो शुरू करते हैं हमारा आज का ये लेक्चर। एवर स्टडी क्लासेस के कोर्सेज अवेलेबल हैं फॉर एग्जाम प्रिपरेशन। आप इन कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हो ऑन एवर स्टडी क्लासेस वेबसाइट एज वेल एज ऑन ऐप। तो सबसे पहला टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सिगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। सबसे पहले बात करेंगे सिगमेंटेशन की। तो इस प्रोसेस को याद रखना, सबसे पहले कोई भी कंपनी सिगमेंटेशन करती है, फिर टारगेटिंग आती है और फिर पोजीशनिंग आती है। ऐसा नहीं कभी होगा कि पहले आप पोजीशनिंग कर रहे हो उसके बाद सिगमेंटेशन कर रहे हो। ये प्रोसेस ही होगी, सबसे पहले सिगमेंटेशन होगी, फिर टारगेटिंग और फिर पोजीशनिंग। तो सिगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, हमारे जो प्रोस्पेक्टिव बायर्स हैं उन्हें हम ग्रुप्स में बांट लेते हैं, सिगमेंट्स में बांट लेते हैं बेस्ड ऑन द कॉमन नीड्स, और जो भी उनका रिस्पॉन्स होता है हमारे मार्केटिंग एक्शंस के लिए, जो भी हम उनको प्रोडक्ट ऑफर करने वाले हैं, जो भी हम कुछ एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उसके ऊपर जो उनका रिस्पॉन्ड होता है, तो जिन भी कंज्यूमर का सिमिलर रिस्पॉन्ड होता है उन्हें हम एक ग्रुप में बांट लेते हैं। तो हमारे पूरे मार्केट को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट लेना बेस्ड ऑन द कॉमन नीड्स एंड कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, उसे हम सिगमेंटेशन बोल देते हैं। तो सबसे ज्यादा सवाल जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है सिगमेंटेशन से रिलेटेड, वो पूछा जाता है बेसिस ऑफ द सिगमेंटेशन से। तो यहाँ पर बेसिकली हम 4 बेसिस पढ़ेंगे सिगमेंटेशन के: डेमोग्राफिक्स, साइकोग्राफिक्स, बिहेवियरल और जियोग्राफिक। तो डेमोग्राफिक में हमारा आ जाएगा एज, जेंडर, इनकम, मैरिटल स्टेटस, एथनिक बैकग्राउंड। ठीक है, तो ये सभी आपको याद रखने ही पड़ेंगे कि डेमोग्राफिक में कौन सा आएगा, जियोग्राफिक में कौन सा आएगा। यहीं से ज़्यादातर सवाल आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जियोग्राफिक्स की बात करें तो जब हम मार्केट को डिवाइड करते हैं लोकेलिटी के बेस के ऊपर, रीजन के बेस के ऊपर, नेशनल, इंटरनेशनल, तो जब जियोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस के ऊपर हम मार्केट को बांट लेते हैं तो उसे हम बोल देते हैं जियोग्राफिक सिगमेंटेशन। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसको याद रखना। अगर नेशन की बात हो रही है, किसी देश की बात हो रही है, उसकी जो जियोग्राफिकल कंडीशंस हैं उनके हिसाब से अगर आप मार्केट को बांट रहे हो, उसका जो ऑल्टीट्यूड है, लैटिट्यूड है, जो क्लाइमेट कंडीशंस हैं, उनके हिसाब से अगर आप किसी पर्टिकुलर कंट्री को कंट्री के हिसाब से आप सिगमेंटेशन कर रहे हो, उसके जो जियोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके हिसाब से, तब उसे हम जियोग्राफिक में काउंट करेंगे। लेकिन हम किसी पर्टिकुलर पर्सन की नेशनैलिटी के बारे में बात करें तो वो डेमोग्राफिक में आएगी। इसको याद रखना, नेशनैलिटी की जब हम बात करेंगे किसी पर्सन की, उसके हिसाब से जब हम सिगमेंटेशन करेंगे तो वो हमारी डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक होती है। लेकिन जब जियोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक की हम बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया की क्लाइमेट कंडीशंस एक्सेट्रा की बात कर रहे हैं, सो वो जियोग्राफिक में आती है। साइकोग्राफिक में बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी किसी भी कंज्यूमर की जो साइकोलॉजी से रिलेटेड है, जैसे कि हमारी एक्टिविटीज, हम किस तरह का काम कर रहे हैं, जो भी हम एक्टिविटीज रेगुलर बेसिस के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, हमारा एटीट्यूड किस तरह का है टुवार्ड्स समथिंग, टुवार्ड ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस, हमारी पर्सनैलिटी, हमारी वैल्यूज, हमारे बिलीव्स, ये सारी हमारी साइकोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स में आती है। बिहेवियरल में बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी कि हम किस तरह से बिहेव करते हैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, किसी पर्टिकुलर सर्विस के लिए। जब भी हम अपनी परचेज करने जाते हैं उस टाइम पर हम किस तरह से बिहेव करते हैं, वो सारी हमारी बिहेवियरल्स में आ जाती हैं। इसमें हमारे जो यूजेज रेट है, हमारे यूजेज पैटर्न है, हम किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कितना फास्ट कंज्यूम कर रहे हैं, किस पैटर्न में कंज्यूम कर रहे हैं, हमारी बाइंग कब हो रही है, हम किस टाइप का बेनिफिट देखते हैं जब भी हम किसी प्रोडक्ट को खरीदने जाते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर लिखा नहीं हुआ लेकिन याद रखना, लाइफस्टाइल भी हमारे बिहेवियरल सिगमेंटेशन में ही आता है। बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक है लाइफस्टाइल भी। तो किस टाइप का आपका लाइफस्टाइल है, किस तरह से आप अपनी लाइफ को जी रहे हो, दैट कम्स अंडर द बिहेवियरल सिगमेंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे टारगेटिंग की। टारगेट मार्केट होता क्या है? टारगेट मार्केट वो ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स होते हैं जो हमें मिलते हैं, हमारे जो सर्विसेबल अवेलेबल मार्केट होता है उसमें जो कंज्यूमर्स होते हैं जिनके ऊपर हम अपने मार्केटिंग एफर्ट्स को लगा सकते हैं, अपने रिसोर्सेज को लगा सकते हैं, उसे हम बेसिकली टारगेट मार्केट बोल देते हैं। यानी कि ऐसा ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स, ऐसे कंज्यूमर्स जिनको हम अपना प्रोडक्ट ऑफर करने जा रहे हैं, हमारे जो भी मार्केटिंग एफर्ट्स होंगे, हमारी एडवर्टाइजमेंट वगैरह होगी, हम जो भी ऑफर करेंगे, जहां पर भी अपने रिसोर्सेज लगाएंगे, जिस ग्रुप के ऊपर हम रिसोर्सेज लगाएंगे उस ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को हम बोल देते हैं हमारा टारगेट मार्केट। तो टोटल मार्केट का एक सबसेट जो है हमारा टारगेट मार्केट हो जाता है। तो सिगमेंटेशन में हमने बहुत सारी सिगमेंटेशंस करी हुई हैं। उन सिगमेंटेशंस को करने के बाद एक कंपनी डिसाइड करती है कि कौन सी सिगमेंटेशन को, कौन से ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स को हम टारगेट करेंगे, दैट इज कॉल्ड टारगेटिंग। सो मार्केट टारगेटिंग जो स्ट्रेटेजीज होती हैं
4 तरह की मार्केट टारगेटिंग स्ट्रेटजीज होती हैं। सबसे पहले है अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, जिसको हम मास मार्केटिंग भी बोलते हैं। इस स्ट्रेटजी के अंडर कंपनी जो है वो सिगमेंटेशन करती ही नहीं है, पूरे मार्केट को एज ए होल ही कंसिडर करती है, कोई सिगमेंटेशन नहीं होगी। होल मार्केट विद वन ऑफर, एक तरह का ऑफर ही आप पूरे मार्केट को करोगे, सिगमेंटेशन को यहाँ पर कंपनी बिल्कुल इग्नोर कर देगी, इसको हम मास मार्केटिंग भी बोलते हैं। इसके बाद आएगा डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, जिसको सिगमेंटेड मार्केटिंग भी बोला जाता है। इसमें सारे मार्केट्स को हमने वेरियस ब्लॉक्स में बांट लिया है, डिफरेंशिएशन हमने मार्केट की कर दी है बेस्ड ऑन द डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, और यहाँ पर कंपनी डिसाइड करती है कि किसी पर्टिकुलर सेगमेंट को हम जो है वो अपने प्रोडक्ट को ऑफर करेंगे, सभी को हम ऑफर नहीं करेंगे। जैसे कि हमने डिसाइड कर लिया कि हमने जो मार्केट है उसको बांट दिया वेरियस सेगमेंट्स में, कि डेमोग्राफिक के हिसाब से, जियोग्राफी के हिसाब से। अब आपने डिसाइड कर लिया कि मैं किसी एक ही सेगमेंट को जो है वो टारगेट करूंगा अपने प्रोडक्ट के लिए, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, सिगमेंटेड मार्केटिंग। इसके बाद है कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग, जिसको हम नीश मार्केटिंग भी बोलते हैं। इसमें हम सिर्फ किसी एक ही सेगमेंट को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग और कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग में फर्क है। डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग में आप कुछ सेगमेंट्स को उठा सकते हो आउट ऑफ टोटल मार्केट, कॉन्सेंट्रेटेड में आप किसी एक आधे या फिर बहुत ही कम सेगमेंट्स को उठाओगे, उसको हम निश मार्केटिंग बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने सिगमेंटेशन कर दी कंज्यूमर्स की बेस्ड ऑन द एज, कि पहले आपने जो छोटे बच्चे हैं उनको एक ग्रुप में बांट दिया, उसके बाद एडोलेसेंट्स को एक अलग ग्रुप में बांट दिया, फिर यंग अडल्ट्स आ गए, उसके बाद मिडिल एज, उसके बाद सीनियर सिटीजन्स। तो आपने डिसाइड किया कि हम जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, मान लो आप कोई साबुन बना रहे हो, आपने डिसाइड किया कि हम ये जो साबुन है सिर्फ यंग अडल्ट्स के लिए बनाएंगे, तो इसको हम बोल सकते हैं कि एक नीश मार्केटिंग है, आप एक पर्टिकुलर ग्रुप को ही यहाँ पर टारगेट कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड द नीश मार्केटिंग। जब आप एक सिंगल नहीं, मैं कहूँगा बहुत ही मतलब छोटे स्केल के ऊपर किसी एक ही सेगमेंट को टारगेट करोगे, या फिर फ्यू सेगमेंट्स भी हो सकते हैं, जैसे आपने डिसाइड कर लिया कि हम साबुन सिर्फ यंग अडल्ट्स और चिल्ड्रन के लिए बनाएंगे, मिडिल एज और सीनियर सिटीजन्स को छोड़ देंगे, सो ये भी हमारी नीश मार्केटिंग हो जाएगी। इसके बाद है माइक्रो मार्केटिंग, इसको हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, लोकल मार्केटिंग और इंडिविजुअल मार्केटिंग। लोकल मार्केटिंग का मतलब है जब आप पर्टिकुलर सिटीज़ के ऊपर या नेबरहुड के ऊपर फोकस कर रहे हो, यानी कि आपने डिसाइड किया कि हम सिर्फ अपना प्रोडक्ट दिल्ली में बेचेंगे या मुंबई में बेचेंगे, इस तरह से एक पर्टिकुलर सिटी या किसी एक ही जियोग्राफिकल एरिया को आप टारगेट कर रहे हो, तो उसको हम लोकल मार्केटिंग बोल देंगे। यानी कि जहाँ की पर आपकी कंपनी है वहाँ पर आपने डिसाइड किया कि अपने जो आसपास का एरिया है मैं वहीं पर बिजनेस करूँगा, ठीक है, तो वहाँ उसको हम बोल देंगे लोकल मार्केटिंग। आपने अपने नेबरहुड को और सिटीज़ को ही टारगेट किया जो आपकी बिजनेस लोकेशन के आसपास है, जहाँ पर भी आप अपना बिजनेस कर रहे हो। इसके बाद है इंडिविजुअल मार्केटिंग। इंडिविजुअल का मार्केटिंग है वन पर्सन, यहाँ पे लिखा है वन पर्सन का मतलब यहाँ ये मत समझ लेना कि सिर्फ एक इंडिविजुअल को टारगेट करेंगे। इंडिविजुअल मार्केटिंग का मतलब है कि हम किसी एक बहुत ही मतलब छोटे लेवल के ऊपर जाकर के एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कंज्यूमर को टारगेट कर रहे हैं। एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताता हूं, मान लो कि आप एक शर्ट बनाने की आपकी फैक्ट्री है, शर्ट बनाने की आपकी कंपनी है, आपने देखा कि जो एग्जीक्यूटिव लोग होते हैं, जो जैसे मान लो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, तो वो एक पर्टिकुलर शर्ट को पहनना पसंद करते हैं, एक पर्टिकुलर फैब्रिक से बनी हुई शर्ट को पहनना पसंद करते हैं। सो आपने डिसाइड किया कि हम ऐसी शर्ट बनाएंगे जो सिर्फ सीईओज के लिए होगी, क्योंकि वो काफ़ी महंगी होगी, वही अफोर्ड कर पाएंगे। तो सीईओज अपनी बिजनेस मीटिंग्स के लिए एक स्पेशल तरह की शर्ट, एक स्पेशल फैब्रिक से बनी हुई शर्ट पहनना पसंद करते हैं, तो हम उस तरह की शर्ट मैन्युफैक्चर करेंगे जो सिर्फ सीईओज के लिए होगी, उनको हम टारगेट करेंगे। दिस इज कॉल्ड द इंडिविजुअल मार्केटिंग, यानी कि आप इंडिविजुअल्स को टारगेट कर रहे हो जो किसी बहुत ही एक मतलब आप डीप लेवल के ऊपर चले गए हो नीश मार्केटिंग के, एक बहुत ही छोटे ग्रुप को आप टारगेट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड द इंडिविजुअल मार्केटिंग। और ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी आपको मिल जाते हैं मार्केटिंग में जो इंडिविजुअलाइज्ड मार्केटिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज पोजिशनिंग। पोजिशनिंग का मतलब होता है कि आपका प्रोडक्ट कहाँ स्टैंड करता है इन रिलेशन टू योर कंपिटिटर्स इन द माइंड्स ऑफ कंज्यूमर्स। आपके जो कंज्यूमर्स हैं उनके माइंड में आपके जो प्रोडक्ट है उसकी क्या वैल्यू है, उनके माइंड में किस तरह की इमेज बनी हुई है आपके प्रोडक्ट के बारे में, दैट इज द पोजिशनिंग। सिंपल भाषा में हम कहें तो पोजिशनिंग में कंपनी क्या करती है, कंपनी अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में कंज्यूमर्स के माइंड में अपने प्रोडक्ट या सर्विस की एक पॉजिटिव इमेज बनाने की कोशिश करती है, दैट इज कॉल्ड द पोजिशनिंग। तो पोजिशनिंग की स्ट्रेटजीज क्या क्या होती हैं, किस तरह से कंपनी पोजिशनिंग करती है। तो पोजिशनिंग एक कंपनी अपने जो प्रोडक्ट है उसके एट्रीब्यूट और उसके बेनिफिट के हिसाब से कर सकती है, जो भी आपके प्रोडक्ट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या फिर जो बेनिफिट आपके प्रोडक्ट से कंज्यूमर्स को मिल रहा है उसके बेस के ऊपर पोजिशनिंग हो सकती है। प्राइस के बेस के ऊपर हो सकती है, हो सकता है आपका प्रोडक्ट बहुत महंगा है उसकी वजह से पोजिशनिंग हुई है, या बहुत सस्ता है उसकी वजह से पोजिशनिंग हुई है, दोनों ही यहाँ पर हो सकता है। प्रोडक्ट की क्वालिटी के हिसाब से पोजिशनिंग हो सकती है कि आपका प्रोडक्ट आपके कंपटीटर्स के कंपैरिजन में बहुत हाई क्वालिटी का है, तो उसके हिसाब से पोजिशनिंग हो सकती है।
प्रोडक्ट यूज़ एंड एप्लीकेशन, जो आपके प्रोडक्ट या ब्रांड का जो यूज़ है, किसी स्पेसिफिक यूज़ के लिए वो प्रोडक्ट जो है वो यूज़ करते हैं कंज्यूमर्स, उसके हिसाब से पोजिशनिंग हो सकती है। और कंपिटिटर्स की, आपका जो प्रोडक्ट है, जो आपकी ब्रांड है, दैट इज़ बेटर देन योर कंपिटिटर्स, उसके हिसाब से भी आपकी यहाँ पर पोजिशनिंग जो है हो सकती है। तो इन स्ट्रैटेजीज़ के में से किसी भी स्ट्रैटेजीज़ को या फिर इन ग्रुप ऑफ स्ट्रैटेजीज़ को कंपनी फॉलो कर सकती है फॉर द पोजिशनिंग ऑफ द प्रोडक्ट टू क्रिएट द पॉजिटिव इमेज इन द माइंड्स ऑफ कंज्यूमर्स। अब है आपके लिए एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, विच ऑफ द वेरिएबल्स इज नॉट यूज्ड बाय मार्केटर्स फॉर डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। सो डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन में इनमें से कौन सा वेरिएबल नहीं आएगा। तो आई होप आप सभी इसका आंसर कर पाएंगे, बहुत आसान होगा आपके लिए। आपके ऑप्शंस हैं एज, इनकम, जेंडर या फिर पॉवर्टी। राइट आंसर हमारा हो जाएगा पॉवर्टी, ऑप्शन नंबर डी। तो हमने अभी पढ़ा कि एज, इनकम, जेंडर ये सारे जो हैं वो डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन इनके बेस के ऊपर हो सकती है, लेकिन पॉवर्टी डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन में नहीं आएगा। सेकेंड टॉपिक है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को हम दो तरीके से बांट सकते हैं, कन्वेंशनल चैनल्स और नॉन कन्वेंशनल चैनल्स। कन्वेंशनल चैनल्स में भी दो तरह से हम इन्हें विभाजित कर सकते हैं, डायरेक्ट चैनल्स और इनडायरेक्ट चैनल्स। जो डायरेक्ट चैनल्स हैं उसमें आएगा हमारा जीरो लेवल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। जीरो लेवल का मतलब है कि मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में कोई भी इंटरमीडियरी नहीं है। जो मैन्युफैक्चरर से जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली कंज्यूमर तक जा रहा है, तो उसे हम कहेंगे कि ये जीरो लेवल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, और इसको हम डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल देते हैं। बाकी वन लेवल, टू लेवल और थ्री लेवल, ये तीनों ही इनडायरेक्ट की कैटेगरी में आएंगे। वन लेवल का मतलब है कि मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में एक पर्सन है, जैसे कि रिटेलर है। टू लेवल के बीच में होलसेलर और रिटेलर, दो पार्टीज हो गई मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में। थ्री लेवल्स में तीन पार्टीज हो जाएंगी, जैसे कि एजेंट, होलसेलर एंड रिटेलर। ठीक है, तो एक बात यहाँ पर याद रखना कि जब भी इन लेवल्स के बारे में आपसे एग्जाम्स में सवाल आए, तो लेवल्स का मतलब होता है कि मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में कितनी पार्टीज इन्वॉल्व हैं। ठीक है, इसमें मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर की काउंटिंग हम नहीं कर रहे हैं, इनके बीच में कितनी पार्टीज हैं उसके हिसाब से हम बोल रहे हैं। वन लेवल मतलब एक पार्टी इन्वॉल्व है, टू लेवल्स का मतलब टू पार्टीज इन्वॉल्व हैं, और थ्री लेवल के बीच में, थ्री लेवल का मतलब तीन पार्टीज इन्वॉल्व हैं मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में। एक और क्वेश्चन आपसे एग्जाम में यहाँ से पूछ लिया जाता है कि एजेंट जो है वो कौन दो इंटरमीडियरीज के बीच में आता है, कि इन दो पार्टीज के बीच में यहाँ पर बेसिकली आता है, ये आपसे पूछ लिया जाता है। सो मैन्युफैक्चरर और होलसेलर के बीच में एजेंट यहाँ पर काम करता है, इसको भी याद रखना। नेक्स्ट है नॉन कन्वेंशनल चैनल्स। तो नॉन कन्वेंशनल चैनल्स भी हमारे दो तरह के हो सकते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल भी हमारे आगे तीन तरह के हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेड, कॉन्ट्रेक्चुअल एंड कॉर्पोरेट। तो इनको अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो वर्टिकल मार्केटिंग चैनल्स होते क्या हैं? वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम का मतलब होता है जिसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में जितने भी मेंबर्स होते हैं, जितने भी पार्टनर्स हैं, जैसे कि प्रोड्यूसर्स, होलसेलर, रिटेलर्स, ये एक साथ काम करते हैं, यूनिफाइड ग्रुप के रूप में काम करते हैं, ताकि अपने कस्टमर्स की नीड्स को ये फुलफिल कर सकें आसानी से। तो वर्टिकल मार्केटिंग चैनल्स हमारे तीन तरह के होते हैं। सबसे पहले है कॉर्पोरेट बीएमएस, कॉर्पोरेट वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। सो कॉर्पोरेट बीएमएस में एक मेंबर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में वो प्रोड्यूसर भी हो सकता है, होलसेलर भी और रिटेलर भी, जितने भी मेंबर्स होते हैं बाकी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के, उन सभी को ओन करता है। यानी कि इसमें भी जो मेजोरिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मेंबर होगा वो एक ही होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं, जैसे कि एम्बे है, तो एम्बे जो अपने प्रोडक्ट्स है वो अपने ऑथोराइज्ड स्टोर से ही बेचता है। तो यहाँ पर जो ओनरशिप है वो सिंगल ओनरशिप है, सिर्फ एम्बे के पास ओनरशिप है, वो अपने ऑथोराइज्ड स्टोर्स में ही अपने प्रोडक्ट्स को बेच रहा है। तो इस तरह के वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम को हम बोल देते हैं कॉर्पोरेट बीएमएस। ठीक है, इसके बाद है कॉन्ट्रेक्चुअल बीएमएस। कॉन्ट्रेक्चुअल बीएमएस में जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के मेंबर्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, लेकिन अपनी एक्टिविटीज को वो इंटीग्रेट करते हैं। जो भी उनको एक्टिविटीज करनी होती हैं टू सर्व द कंज्यूमर्स नीड्स, वो इंटीग्रेटेड होती हैं और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के ऊपर ये काम करते हैं टू अर्न मोर प्रॉफिट। मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल बीएमएस इज फ्रेंचाइजिंग। तो आपने देखा होगा फ्रेंचाइजिंग क्या होती है, जहां पर आप किसी पर्टिकुलर ब्रांड की फ्रेंचाइजी ले लेते हो, उनके नाम से बिजनेस करते हो, और उससे होता क्या है, जो पर्सन फ्रेंचाइजी ले रहा है उसको ब्रांड का बेनिफिट मिल जाता है, और जो कंपनी है उसकी रीच बढ़ जाती है कंज्यूमर्स तक, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा एरियाज में अब ऑपरेट कर सकती है। तो फ्रेंचाइजिंग से आप याद रखिएगा कि फ्रेंचाइजिंग होती है एक कॉर्पोरेट बीएमएस। इसमें जो भी प्रॉफिट्स होता है उसकी शेयरिंग भी होती है। जो भी जिसने भी किसी ब्रांड की फ्रेंचाइजी ली हुई है, जो भी प्रॉफिट्स कमाएंगे उसका कुछ शेयर्स जो है वो जिस कंपनी की ब्रांड होगी उसके पास भी जाता है। तो यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस जो है ये होता है। इसके बाद है एडमिनिस्ट्रेड वर्टिकल मार्केटिंग
सिस्टम। सो एडमिनिस्ट्रेड बीएमएस जो होता है इसमें कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है बिटवीन द मेंबर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। तो जो भी प्रोड्यूसर है और जो भी इंटरमीडियरीज हैं उनके बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर नहीं है एडमिनिस्ट्रेड बीएमएस में। लेकिन जो एक्टिविटीज होती हैं इनकी, ठीक है, वो इन्फ्लुएंस्ड होती हैं बाय द साइज एंड पावर ऑफ एनी वन ऑफ द मेंबर। जो भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में मेंबर है उसका साइज, उसकी पावर, वो कितने एरिया कवर कर रहा है, ठीक है, उसकी कितनी पावर है, तो उसके हिसाब से वो चीज़ें रेगुलेट होती हैं। तो जो पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल मेंबर ऑफ चैनल होता है वो डोमिनेट करता है बाकी चैनल मेंबर्स को। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि आपकी ये बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, नेस्ले, ये सब अपने प्रोडक्ट्स को कैसे बेचते हैं, ये एडमिनिस्ट्रेड बीएमएस के हिसाब से ही के अकॉर्डिंग ही बेचते हैं। यहाँ पर कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल बीएमएस नहीं है, कॉर्पोरेट बीएमएस नहीं है। ये अपने प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं होलसेलर्स को, होलसेलर्स आगे रिटेलर्स तक पहुंचा देते हैं। तो यहाँ पर किसी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। लेकिन जो पावरफुल होलसेलर होगा वो जितने भी उसके अंडर रिटेलर होंगे जिनको वो प्रोडक्ट सप्लाई करता होगा वो उनको इन्फ्लुएंस कर सकता है। अगर होलसेलर बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उसके पास बहुत ज़्यादा एरिया है वो कवर करता है, तो वो कंपनी की पॉलिसीज को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है ना। तो इसको हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेड वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम, जिसके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है लेकिन एडमिनिस्ट्रेड है विद इन द मेंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम। तो हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम एक ऐसा फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा कंपनीज जो अनरिलेटेड बिजनेसेस से होती हैं वो एक साथ काम करती हैं ताकि वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स को गेन कर सके। तो इसमें कोलैबोरेशन होती है दो या दो से अधिक कंपनियों की जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करने के लिए साथ में मिलकर के काम करती है। और याद रखना ये अनरिलेटेड बिजनेसेस से होती हैं। एग्जांपल के तौर पर जैसे गाड़ियों का शोरूम है, तो उस गाड़ियों के शोरूम में एक पर्सन ऐसा भी होता है जो आपको लोन प्रोवाइड करता है, जो फाइनेंसिंग करता है गाड़ियों की, लेकिन वो कंपनी का नहीं होता है। गाड़ी की है कोई तो उस गाड़ी की कंपनी का वो पर्सन नहीं होता है, वो किसी बैंक या एनबीएफसी को बिलोंग करता है। तो यहाँ पर क्या है, अनरिलेटेड बिजनेसेस हैं, बैंक अलग है, गाड़ियों की जो कंपनी है वो अलग है। तो उन दोनों ने क्या की हुई है, कोलैबोरेशन की हुई है। इससे बैंक को भी कस्टमर मिल जा रहे हैं और जो गाड़ियां हैं उनके जो कंज्यूमर्स हैं उनको भी फाइनेंसिंग वहीं पर उन्हीं के स्टोर पे मिल जा रही है। तो इस तरह के मार्केटिंग सिस्टम को हम हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम कहते हैं, जहां पर दो या दो से ज्यादा अनरिलेटेड बिजनेसेस की जो कंपनियां हैं वो साथ में मिलकर काम करती है टू गेन द इकोनॉमीज ऑफ स्केल। और ये जो हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम है ये दो या दो से ज़्यादा मैन्युफैक्चरर के बीच में भी हो सकता है। पर्पस यहाँ पर होता है जो भी रिसोर्सेज हैं उनका बेटर यूटिलाइज करना। दो या दो से ज़्यादा होलसेलर के बीच में भी हो सकता है। इनका पर्पस होता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो लार्ज एरिया में हो जाए। और दो या दो से ज़्यादा रिटेलर्स के बीच में भी हो सकता है जो प्रोवाइड करना चाहते हैं बल्क क्वांटिटीज़ में गुड्स को एक किसी पर्टिकुलर एरिया में। सो दो या दो से ज़्यादा रिटेलर्स भी आपस में हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है वो कनेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है। अब है आपके लिए एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वन लेवल चैनल कंसिस्ट ऑफ। तो वन लेवल चैनल में क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि लेवल हम किस तरह से काउंट करेंगे। प्रोड्यूसर कंज्यूमर, प्रोड्यूसर डीलर कंज्यूमर, प्रोड्यूसर डीलर रिटेलर एंड कंज्यूमर, प्रोड्यूसर डीलर होलसेलर रिटेलर एंड कंज्यूमर। सो वन लेवल चैनल में क्या क्या आएगा, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो लेवल्स हम काउंट करते हैं ये हम इस तरह से काउंट करते हैं कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स के बीच में कितनी पार्टीज इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि सिर्फ डीलर इन्वॉल्व है। सो इस ऑप्शन नंबर बी इसको हम कह देंगे कि एक वन लेवल चैनल है जहां पर प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में एक इंटरमीडियरी आ रहा है, ठीक है। थर्ड टॉपिक है हमारा सर्विस मार्केटिंग। तो सर्विस मार्केटिंग क्या होती है, इन सिंपल वर्ड्स सर्विसेज को सेल करने के लिए जो मार्केटिंग हम करेंगे दैट इज कॉल्ड सर्विस मार्केटिंग। जैसे हम प्रोडक्ट्स के लिए मार्केटिंग कर रहे हैं, जो भी टूल्स एंड टेक्निक्स हम वहां यूज कर रहे हैं वो टूल्स एंड टेक्निक्स हम सर्विसेज के लिए यूज करेंगे, तो वो हो जाएगी हमारी सर्विस मार्केटिंग। तो सर्विस मार्केटिंग हमारी एक ऐसी स्ट्रेटजी होती है जिसमें हम प्रमोट करते हैं अपनी सर्विसेज को। जो भी हमारे सर्विसेज होती हैं उनके जो इंटेंजिबल बेनिफिट्स होते हैं उनको हम यहाँ पर प्रमोट करते हैं, कंज्यूमर्स तक उनको पहुँचाने की कोशिश करते हैं ताकि कंज्यूमर्स के लिए हम एक वैल्यू क्रिएट कर सकें, कस्टमर वैल्यू क्रिएट कर सकें। सर्विसेज के जो बेनिफिट्स होते हैं वो इंटेंजिबल होते हैं, उनको हम देख नहीं सकते, इसलिए इनकी यहाँ पर कुछ टेक्निक्स जो हैं वो अलग हो जाती हैं सर्विस को मार्केट करने की। तो सर्विस मार्केटिंग जो है वो स्टैंड अलोन सर्विसेज के लिए भी हो सकती है। स्टैंड अलोन सर्विसेज यानी कि प्योर सर्विस है, और कंटेम्प्रेरी सर्विस के लिए भी
हो सकती है जो टेंजिबल प्रोडक्ट्स के साथ में आती है। जैसे कि बैंकिंग सर्विस है, वो तो वो स्टैंड एलोन सर्विस है। हेयर कट आप करवाते हैं, वो स्टैंड एलोन सर्विसेज है, उसकी मार्केटिंग हो सकती है। और कंटेम्प्रेरी कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज, कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज वो सर्विसेज होती हैं जो टेंजिबल प्रोडक्ट्स के साथ आती हैं। जैसे कि आपने कोई रेफ्रिजरेटर खरीदा, तो कंपनी ने आपको वहां पर सर्विस भी प्रोवाइड करी कि रेगुलर हम उसकी चेकिंग जो है वो करते रहेंगे, फ्री में करेंगे। दैट इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस, जो टेंजिबल प्रोडक्ट के साथ में आ रही है। तो सर्विस मार्केटिंग एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें नॉन फिजिकल टेंजिबल गुड्स के ऊपर जो है वो फोकस किया जाता है। यहाँ पर होता क्या है कि जो भी हमारी सर्विसेज हैं उनको आप देख नहीं सकते, उनको आप छू नहीं सकते, उनको आप महसूस नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कंपनीज के लिए कि वो सर्विस मार्केटिंग को थोड़ा अलग देखे प्रोडक्ट मार्केटिंग के कंपैरिजन में। क्योंकि जो भी आप सर्विस ले रहे हो उसको आप देख नहीं पाओगे, उसको छू नहीं पाओगे, उसको फील नहीं कर पाओगे। फील करने का यहाँ पर जो मतलब है वो एक्सपीरियंस से नहीं है। इसको यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना। फील करने का सर्विस का मतलब है जैसे कि आपने कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, मान लो कोई वाटर बॉटल है, आपने वाटर बॉटल उठाई तो उसको आप छू के देख सकते हो कि उसकी सॉलिड कितनी है, ये सब आप चेक कर सकते हो। किसी सर्विस को ऐसे छू के चेक नहीं कर सकते। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि उसको आप महसूस भी नहीं कर सकते। तो सेक्टर जैसे कि हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, फाइनेंशियल सर्विसेज, प्रोफेशनल सर्विसेज, इन सभी में सर्विस मार्केटिंग का जो है वो यूज किया जाता है बिजनेस को चलाने के लिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज। तो बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज से। तो सबसे पहले है इंटेंजिबिलिटी, यानी कि सर्विसेज कैन नॉट बी फेल्ट बिफोर बाइंग। आप उनको महसूस नहीं कर सकते बिना बाई करके। इंटेंजिबल होती हैं ये नेचर में। सर्विसेज को आप देख नहीं सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, महसूस नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते और स्मेल भी नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो वहां आप उनको बोल सकते हो कि पहले खाना चेक कराओ, मुझे टेस्ट करना है। कोई क्लॉथ है, आप उसको महसूस कर सकते हो, उसको चेक कर सकते हो देख के कि उसकी क्वालिटी किस तरह की है। लेकिन सर्विसेज के केस में ऐसा नहीं है, उन्हें आपको बाई करना होगा, तभी आपको एक्सपीरियंस पता चलेगा कि कोई सर्विस किस तरह की है। एग्जाम्पल के तौर पर आपने एक टिकट खरीदा, आपको प्लेन में जाना है, सो आपको सफर करना ही पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि मेरी जो जर्नी है वो किस तरह की होगी इस पर्टिकुलर एयरलाइन में। ठीक है, उसको आप घर पे बैठ के महसूस नहीं कर सकते कि मेरी जर्नी किस टाइप की होगी। तो इसको हम कहते हैं कि इंटेंजिबिलिटी। नेक्स्ट है इनसेपरेबिलिटी। आप सर्विसेज को सेपरेट नहीं कर सकते उसके प्रोवाइडर से। सर्विसेज सेम टाइम पे जनरेट होती है और सेम टाइम पे ही कंज्यूम कर ली जाती हैं। इट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स प्रोड्यूसर। एग्जाम्पल के तौर पर आप हेयर कट करवा रहे हो, तो जो हेयर कट पर्सन आपका कर रहा है वो हेयर कट उसी टाइम पे जनरेट हो रहा है, उसी टाइम पर आप उसको कंज्यूम कर रहे हो। तो इसलिए हम कह देते हैं कि सर्विसेज को हम सेपरेट नहीं कर सकते उसके प्रोवाइडर से। नेक्स्ट है वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी का मतलब है सर्विस क्वालिटी नेवर स्टे द सेम। जो भी सर्विस आपको मिल रही है उसकी क्वालिटी हमेशा सेम नहीं रहेगी। वो डिपेंड करेगी कि कौन आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कब प्रोवाइड कर रहा है, कैसे प्रोवाइड कर रहा है, कहाँ प्रोवाइड कर रहा है। ये सारी फैक्टर्स जो हैं वो वहाँ पर इसको इन्फ्लुएंस करेंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि वेरिएबिलिटी भी एक कैरेक्टरिस्टिक है सर्विसेज की। एग्जाम्पल मैं इसका आपको देता हूँ। मान लो आप एक रेस्टोरेंट में जा रहे हो, वहाँ पर आपको बर्गर खाना है, आप वहाँ पर रोज जाते हो, तो बर्गर तो आपको सेम मिलेगा, बर्गर की क्वालिटी हर रोज सेम ही होगी। लेकिन जो पर्सन आपको सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है, जो सर्व कर रहा है आपको बर्गर, आपके टेबल पर आके दे रहा है, उसका जो बिहेवियर है वो हर दिन अलग हो सकता है। क्योंकि पर्सन चेंज होगा, बिहेवियर भी चेंज हो जाएगा, है ना। तो क्योंकि सर्विस जो है वो जो पर्सन आपको प्रोवाइड कर रहा है उसके बिहेवियर पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए उसमें वेरिएबिलिटी होती है। सर्विसेज हमेशा सेम नहीं रहती, उसमें वेरिएबिलिटी देखी जाती है। नेक्स्ट इज पर्शेबिलिटी। इसका मतलब है कि सर्विसेज को आप स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप किसी सर्विस को कंज्यूम करना चाहते हो तो उसको आपको उसी टाइम पे करना पड़ेगा जिस टाइम के लिए वो है, उसको आप स्टोर करके नहीं रख सकते प्रोडक्ट की तरह कि हम इसको बाद में यूज कर लेंगे। एग्जांपल के तौर पर आपने इवनिंग शो का मूवी टिकट ले लिया, तो आपको इवनिंग शो में ही देखना पड़ेगा, आप उसको नाइट शो में नहीं देख सकते या फिर अगले दिन नहीं देख सकते। लेकिन प्रोडक्ट्स के केस में ऐसा हो जाता है, आपने एक बुक खरीद ली, शाम को नहीं पढ़नी है, आप सुबह पढ़ लो। लेकिन सर्विसेज के केस में ऐसा नहीं होगा, जिस टाइम के लिए वो पर्टिकुलर सर्विस है उसी टाइम पर आपको वो कंज्यूम करनी पड़ेगी, उसको आप स्टोर नहीं कर सकते फॉर द फ्यूचर यूज। तो इसी के बेस के ऊपर आपसे प्रीवियस ईयर्स में सवाल पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सर्विसेज। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर, बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। ट्रांसपेरेंसी, इंटेंजिबिलिटी, इनसेपरेबिलिटी या फिर पर्शेबिलिटी। तो सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसपेरेंसी। हमने अभी पढ़ा, ट्रांसपेरेंसी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है सर्विसेज की।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आज का पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल एंड बीसीजी मैट्रिक्स। सबसे पहले डिस्कस करेंगे पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल को। तो पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल ये हमारा इंडस्ट्री एनालिसिस का एक टूल होता है जिसमें हम इंडस्ट्री को एनालाइज करते हैं कि उसमें कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है, उसमें हमें जाना चाहिए या नहीं। तो बिजनेसेस भी इसको यूज़ करते हैं और इन्वेस्टर्स भी इसको यूज़ करते हैं। स्टॉक मार्केट में भी इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है फंडामेंटल एनालिसिस में, जहाँ हम चेक करते हैं कि किस कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो 5 फोर्सेस दिए यहाँ पर पोर्टर ने: threats of new entrants, threats of substitutes, bargaining power of buyers, bargaining power of suppliers and rivalry among existing competitors। तो ये 5 फोर्सेस यहाँ पर दिए हैं पोर्टर ने, इनको वन बाय वन यहाँ पर डिस्कस हम करेंगे। सो देखो यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करते हैं इन सभी फोर्सेस को। तो सबसे पहला है थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रांट्स। तो अगर एक कंपनी है जो ऑलरेडी एक मार्केट में अपने बिजनेस को कर रही है तो उसको कितना थ्रेट होगा न्यू एंट्रांट्स का, कौन कौन से फैक्टर्स उनको इन्फ्लुएंस करेंगे। सो बैरियर्स टू एंट्री, अगर बैरियर्स टू एंट्री बहुत ज़्यादा हाई है तो नए एंट्रांट्स वहाँ पर नहीं आ पाएंगे जल्दी, और वहाँ पर एक कंपनी जो है वो काफ़ी लंबे टाइम तक एबनॉर्मल प्रॉफिट्स को एंजॉय कर सकती है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स अगर अचीव कर पा रही है एक कंपनी और बाकियों के लिए वो डिफिकल्ट है, तभी भी वो कंपनी वहाँ पर अच्छे से काम कर सकती है और वहाँ पर थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रांट्स जो है वो नहीं होगा। लेकिन अगर बैरियर्स टू एंट्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा लो है और वहाँ पर इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स आपको मिल सकता है तो वहाँ पर ज़्यादा कंपनीज आ जाएंगी। ब्रांड इमेज अगर किसी कंपनी की बहुत ज़्यादा हाई है तो नए एंट्रेंट्स वहाँ पर इतनी आसानी से नहीं आएंगे क्योंकि उनको एस्टेब्लिश होने में काफ़ी वक्त लग जाएगा। गवर्नमेंट पॉलिसीज, अगर गवर्नमेंट ही कोई ऐसी पॉलिसी बना देती है जिससे जो एंट्री करने के जो बैरियर्स हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं या फिर वो कम हो जाते हैं तो वो इन्फ्लुएंस करेगा इस पर्टिकुलर फोर्स को। इसके बाद इन एक्सपीरियंस, अगर एक कंपनी ऑलरेडी एस्टेब्लिश है एक बिजनेस में और उसका वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है तो उसको न्यू एंट्रांस का उतना थ्रेट नहीं होगा क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा। कैपिटल रिक्वायरमेंट, अगर एक बिजनेस में कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर नए प्लेयर्स जल्दी नहीं आएंगे, लेकिन अगर कैपिटल रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा कम है तो वहाँ पर नए जो प्लेयर्स हैं वो जल्दी आ जाएंगे। कैपिटल रिक्वायरमेंट का बेस्ट एग्जांपल जैसे कि टेलीकॉम इंडस्ट्री, टेलीकॉम इंडस्ट्री में कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है इसलिए आपको 3-4 प्लेयर ही मिलेंगे। लेकिन बाकी इंडस्ट्रीज़ जैसे कि मान लो रिटेल इंडस्ट्री है तो एक शॉप को अगर आपको खोलना है तो कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत हाई नहीं होती है, तो वहाँ पर आपको बहुत सारी शॉप्स देखने को मिलती हैं, है ना। नेक्स्ट है थ्रेट्स ऑफ सब्सटीट्यूट्स। तो जो सब्सटीट्यूट्स प्रोडक्ट्स हैं आपके प्रोडक्ट के, उतना उसका आपको कितना थ्रेट है वो किन बातों पर निर्भर करेगा। नंबर ऑफ सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल, आपके प्रोडक्ट से कितने सब्सटीट्यूट अवेलेबल हैं मार्केट में। अगर ज़्यादा सब्सटीट्यूट अवेलेबल हैं तो वो आपके लिए थ्रेट है, अगर सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है तो थ्रेट नहीं है। बायर की प्रोपेंसिटी टू सब्सटीट्यूट, वो क्या सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट के पास जाना चाहेगा या नहीं। जैसे बहुत सारे कंज्यूमर्स होते हैं किसी पर्टिकुलर ब्रांड के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं, तो ऐसे अगर आपके कंज्यूमर हैं तो आपको थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट्स नहीं होगा। लेकिन अगर आपके कंज्यूमर्स लॉयल नहीं है, वो दूसरी ब्रांड के ऊपर एकदम से स्विच कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपके लिए थ्रेट्स ऑफ सब्सटीट्यूट्स बन जाएगा। जो प्राइस है सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स का वो भी इस फैक्टर को इन्फ्लुएंस करेगा, और स्विचिंग कॉस्ट की, अगर एक कंज्यूमर एक ब्रांड से दूसरी ब्रांड में स्विच हो रहा है तो उसको कितनी कॉस्ट पड़ रही है। अगर एक कंज्यूमर को कोई कॉस्ट नहीं पड़ रही है तो वो आपके लिए थ्रेट रहेंगे सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स। लेकिन अगर स्विचिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई है, आपसे स्विच करने के लिए कंज्यूमर को बहुत ज़्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, तो वहाँ पर आपके लिए थ्रेट्स ऑफ सब्सटीट्यूट्स नहीं होगा। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, जो आपके बायर्स हैं उनकी बार्गेनिंग पावर कब हाई या लो होगी। नंबर ऑफ कस्टमर्स, अगर नंबर ऑफ कस्टमर्स ज़्यादा है तो उनकी बार्गेनिंग पावर भी ज़्यादा होगी। प्राइस सेंसिटिविटी, अगर बायर्स में प्राइस सेंसिटिविटी है, प्राइस के ऊपर ज़्यादा फोकस करें तो उनकी बार्गेनिंग पावर हाई होगी, अगर प्राइस सेंसिटिव नहीं है तो लो होगी। एबिलिटी अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स, तो अगर जो सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी है मार्केट में तो बार्गेनिंग पावर जो है वो बायर की हमेशा ज़्यादा होगी, क्योंकि वो आपको बोलेगा कि अगर आप मुझे कम प्राइस में पे नहीं करोगे मैं दूसरे प्रोडक्ट के पास चला जाऊंगा। सो अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। और अगेन स्विचिंग कॉस्ट की, बायर की जो स्विचिंग कॉस्ट है वो कितनी है, अगर वो स्विचिंग कॉस्ट कम है तो वो जल्दी वो बार्गेन जो है वो ज़्यादा करेगा। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, सप्लायर की बार्गेनिंग पावर जो है वो कब ज़्यादा या कम हो सकती है। नंबर एंड साइज ऑफ सप्लायर्स, अगर न, जो कोई भी रॉ मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो उसके जो नंबर ऑफ सप्लायर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं तो आपकी बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होगी और सप्लायर की कम होगी। लेकिन अगर सप्लायर एक या दो ही हैं तो उनकी जो बार्गेनिंग पावर है वो हाई हो जाएगी। और यूनिकनेस ऑफ द प्रोडक्ट, अगर कोई कोई स्कार्स मटेरियल है उसको सप्लाई कर रहा है आपका कोई सप्लायर तो उसकी बार्गेनिंग पावर हमेशा हाई होगी। उसकी कितनी ज़रूरत है आपको, सप्लायर जो भी रॉ मटेरियल आपको सप्लाई कर रहा है उसकी कितनी ज़रूरत है, तो आपकी ज़रूरत के हिसाब से भी उसकी बार्गेनिंग पावर जो है वो इन्फ्लुएंस होगी। बार्गेनिंग पावर उसकी ज़्यादा होगी अगर आपको प्रोडक्ट की ज़रूरत ज़्यादा है। राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स, सो एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स जो
ऑलरेडी एक पर्टिकुलर बिजनेस में है, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में है, उनके बीच में जो राइवलरी है वो किन फैक्टर्स के ऊपर निर्भर करेगी? नंबर ऑफ कंपिटिटर्स ज़्यादा होंगे तो राइवलरी भी वहाँ पर ज़्यादा होगी। इंडस्ट्री की ग्रोथ, अगर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा ग्रोथ है तो राइवलरी ज़्यादा होगी, क्योंकि सभी अपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करेंगे। बैरियर्स टू एग्जिट, अगर बैरियर्स टू एग्जिट हाई है तो राइवलरी जो है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि कंपनीज एकदम से बाहर नहीं जाएंगी। और स्विचिंग कॉस्ट भी अगर उनको ज़्यादा पड़ रही है, तो स्विचिंग कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ रही है, तब भी राइवलरी ज़्यादा होगी, क्योंकि वो स्विच एकदम से नहीं करेंगे, वो वहीं पर रह करके प्रॉफिट कमाना चाहेंगे। तो उस केस में भी जो राइवलरी है एग्जिस्टिंग कंपटीटर्स में एक इंडस्ट्री में वो ज़्यादा रहेगी। नेक्स्ट है बीसीजी मैट्रिक्स। तो बीसीजी मैट्रिक्स को बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने डेवलप किया था। इसको हम ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ये एक प्लानिंग टूल है, एक पोर्टफोलियो एनालिसिस टूल है, एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है कंपनीज की प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की, जो हमें ये बताती है कि कंपनीज को अपने कौन से बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से बिजनेस में रहना चाहिए, कौन से बिजनेस को सेल कर देना चाहिए। तो ये डिसीजंस लेने में हेल्प हमें करता है बीसीजी मैट्रिक्स। तो इस डायग्राम से आपको पूरा बीसीजी मैट्रिक्स समझ में आ जाएगा। सो देखिए, इस मैट्रिक्स में दो फैक्टर्स हैं, मार्केट ग्रोथ रेट और रिलेटिव मार्केट शेयर। तो ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको याद रखना। तो इसमें देखिए चार तरह के यहाँ पर कैटेगरीज दी हुई हैं बिजनेस की। सबसे पहले है स्टार। तो स्टार हमारे वो बिजनेसेस होंगे जहां पर जो मार्केट की ग्रोथ रेट है वो भी हाई है और हमारा मार्केट शेयर भी हाई है। सो अगर आपका मार्केट शेयर भी हाई है और ग्रोथ रेट भी ज़्यादा है तो वो स्टार्स आपके लिए हो जाएगा। और स्टार्स अगर आपका कोई बिजनेस है तो उसमें ज़रूरत होती है कंपनीज को कि वो और ज़्यादा वहां पर इन्वेस्ट करे, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट शायद ना भी बचें। क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ रेट भी हाई है, आपको रेगुलर बेसिस के ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इसलिए कैश की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है स्टार्स को। इसमें कंपनीज को लगातार इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। इसके बाद है कैश काउ। कैश काउ हमारा वो बिजनेस सेगमेंट होता है जिसमें जो हमारा मार्केट शेयर है वो तो हाई है, लेकिन अब उसमें ग्रोथ रेट नहीं बची। क्योंकि उसमें ग्रोथ रेट नहीं बची है, मार्केट ग्रोथ रेट जो है वो लो है, तो न्यू जो कंपिटिटर्स हैं, नए जो प्लेयर्स हैं मार्केट में, वो नहीं आएंगे, क्योंकि ग्रोथ रेट जो है वो कम हो चुकी है। लेकिन हमारा मार्केट शेयर ज़्यादा है, तो जितना भी प्रॉफिट होगा वो हम यहाँ पर कमाते रहेंगे। तो ये हमारे लिए हो जाएगा कैश काउ। हमें बहुत सा ज़्यादा जो कैश है वो जनरेट करके देगा ये वाला बिजनेस। इसके बाद है क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क हमारा वो बिजनेस होगा। क्वेश्चन मार्क क्यों है? क्योंकि मार्केट में जो ग्रोथ रेट है वो हाई है, लेकिन आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो, आपका मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा लो है, तो इसलिए ये क्वेश्चन मार्क है। जब इनिशियल स्टेज के ऊपर कोई भी बिजनेस होता है तो वो क्वेश्चन मार्क स्टेज में पहले होता है, लेकिन लंबे टाइम तक अगर आप क्वेश्चन मार्क में रहोगे तो यहाँ पर कंपनी को देखना पड़ता है कि हम क्वेश्चन मार्क स्टेज पर ही क्यों हैं। तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि क्या आपको यहाँ पर कंटिन्यू रखना है या नहीं रखना है। हो सकता है आपको यहाँ पर अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़े, स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़े, क्योंकि मार्केट में ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा हाई है और आप यहाँ पर ग्रो नहीं कर पा रहे हो, आपका मार्केट शेयर लो है। सो यू हैव टू चेंज योर स्ट्रेटजी इफ यू आर नॉट ग्रोइंग। तो क्वेश्चन मार्क में आपको अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। और डॉग, डॉग वो बिजनेस सेगमेंट है जहाँ पर मार्केट शेयर भी नहीं बचा है, आपका मार्केट शेयर भी बिल्कुल आप लूज कर चुके हो, लो मार्केट शेयर है, और जो ग्रोथ रेट है वो भी नहीं है। तो अगर ग्रोथ रेट भी नहीं है, आपका मार्केट शेयर भी नहीं है, तो ऐसे बिजनेस को बंद कर देना ही बेहतर होता है। इस तरह के बिजनेस को कंपनी को लिक्विडेट कर देना चाहिए। ठीक है, सो आई होप आपको यहाँ पर बीसीजी मैट्रिक्स भी क्लियर हो गया है। अब है आपके लिए एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसका आपको आंसर करना है। Which of the following is a false statement? आपको false statement यहाँ पर बतानी है। The most attractive market segment is one in which entry barriers are low and exit barriers are high. B statement है, a market segment is unattractive when there are actual or potential substitutes for the product. C is, a market segment is unattractive if buyers possess strong and growing bargaining power. And D statement is, a segment is unattractive if the company's suppliers are concentrated or organized. तो क्या होगा इसका राइट आंसर? पोर्टर की 5 फोर्सेस मॉडल पे ये सवाल पूछा गया है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो सोल्यूशन हमारा ए होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर बोला गया है मोस्ट अट्रैक्टिव सेगमेंट इज वन इन विच एंट्री बैरियर्स आर लो एंड एग्जिट बैरियर आर हाई। तो उल्टा है, यहाँ पर मोस्ट अट्रैक्टिव मार्केट सेगमेंट वो होगा जिसमें एंट्री बैरियर्स जो है वो हाई हों और एग्जिट बैरियर लो हों। ठीक है, इसलिए हमारी स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। बाकी तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। वो मार्केट सेगमेंट अनअट्रैक्टिव होगा जहां पर जो पोटेंशियल सब्सटीट्यूट्स हैं वो अवेलेबल हैं। मार्केट सेगमेंट वो भी अनअट्रैक्टिव होगा जहां पर बायर्स की स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर है। और वो मार्केट सेगमेंट भी आपका अनअट्रैक्टिव होगा जहां पर सप्लायर्स जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड हैं, ऑर्गेनाइज्ड हैं। अगर कॉन्सेंट्रेटेड और ऑर्गेनाइज्ड हैं सप्लायर्स तो वहां पर उनकी बार्गेनिंग पावर हाई हो जाएगी। तो ऐसा मार्केट सेगमेंट आपके लिए अनअट्रैक्टिव होगा। तो फॉल्स स्टेटमेंट यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन नंबर ए है। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है लेवल्स ऑफ स्ट्रेटजी। तो तीन तरह की लेवल्स होते हैं स्ट्रेटजी के, कॉर्पोरेट लेवल,
बिजनेस लेवल एंड फंक्शनल लेवल। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कॉर्पोरेट लेवल को। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज होती हैं वो कंपनी के स्ट्रेटेजिक प्लान से रिलेटेड होती हैं। कंपनी की टॉप मैनेजमेंट जो होती है वो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी को बनाती है। इसमें हमारे मिशन, हमारे विजन जो है वो शामिल होते हैं। किस तरह से कंपनी अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेगी, हमारे लॉन्ग टर्म जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो एक्चुअली में होंगे क्या, हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है अपने खुद से, वो सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर। किस तरह से हम ओवरऑल ग्रो करेंगे, ग्रोथ की हमारी स्ट्रेटजीज क्या होंगी, एक्विजिशंस क्या करना है, अगर किसी कंपनी को आपको एक्वायर करना है तो किस टाइप की कंपनी को एक्वायर करना है, डाइवर्सिफिकेशन करना है या नहीं, इन्वेस्टमेंट हमें कहाँ पे करनी है। तो ये सारे डिसीजन जो हैं वो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी के कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर लिए जाते हैं। यहाँ पर जो स्ट्रेटजी बनती है वो लॉन्ग टर्म होती है। लॉन्ग टर्म पिक्चर को ध्यान में रख करके जो भी स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं वो कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर बनती हैं। इसके बाद हमारी आ जाएगी बिजनेस लेवल की स्ट्रेटजीज। तो बिजनेस लेवल की जो स्ट्रेटजीज होती है ये स्पेसिफिक बिजनेस के ऊपर फोकस करती है। हमारे ओवरऑल बिजनेस के ऊपर जो फोकस कर रहे हैं वो कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर फोकस हो रहा है। जब हम वहाँ पर हम अपने स्पेसिफिक बिजनेसेस के ऊपर फोकस करेंगे तो वो हमारे हो जाएगी बिजनेस लेवल की स्ट्रेटजीज। यहाँ पर हम ये डिसाइड करते हैं कि विजन और ऑब्जेक्टिव्स जो हमारे हैं, जो भी हमारे मिशन है, विजन है, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको हम किस तरह से अचीव करेंगे, कॉन्क्रीट स्ट्रैटेजीज क्या होंगी कि हम उनको अचीव कर पाएँ। जो विजन और मिशन हमने निर्धारित कर दिया है कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर, कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी होगी जिसकी मदद से हम उनको अचीव कर पाएंगे, ये डिसाइड करना काम होता है बिजनेस लेवल के मैनेजर्स का। इस तरह की स्ट्रैटेजीज वो यहाँ पर बनाते हैं। किस तरह से आप मार्केट में compete करोगे अपने कंपटीटर्स के साथ, ये बिजनेस लेवल की स्ट्रैटेजीज में डिसाइड किया जाता है। इसके बाद आ जाएगी फंक्शनल लेवल की स्ट्रैटेजीज। फंक्शनल लेवल की स्ट्रैटेजीज में ये डिसाइड किया जाता है कि जो भी हमारे फंक्शनल डिपार्टमेंट्स हैं जैसे कि मार्केटिंग, HR, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फाइनेंस, ये किस तरह से काम करेंगे ताकि हम अपने ओवरऑल जो हमारे कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हम पूरा कर सकें। यानी कि जब डिपार्टमेंट लेवल के ऊपर जो स्ट्रैटेजी बनती है दैट आर कॉल्ड द फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजीज। तो कॉर्पोरेट लेवल में टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्व है, बिजनेस लेवल में मिडिल लेवल मैनेजमेंट इन्वॉल्व है और लोअर लेवल मैनेजमेंट इन्वॉल्व है फंक्शनल लेवल के ऊपर। तो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी से आपके एग्जाम्स में सवाल पूछे जाते हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज, इनको हम ग्रैंड स्ट्रेटजीज भी बोलते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास ग्रोथ स्ट्रेटजीज। तो ग्रोथ स्ट्रेटजीज में जो पर्पस होता है कंपनी का वो होता है कि उनका बिजनेस जो है वो ग्रोथ करता रहे इन द एरिया ऑफ रेवेन्यू। यहाँ पर पर्पस हो सकता है रेवेन्यू को ग्रो करना, मार्केट शेयर इंक्रीज करना या फिर मार्केट में पेनिट्रेट करना। इनको दो तरीके से कंपनी करती है, कॉन्सेंट्रेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। कॉन्सेंट्रेशन में दो तरह के काम कंपनी करती है, वर्टिकल इंटीग्रेशन और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। वर्टिकल इंटीग्रेशन होता है यहाँ पर पार्टिसिपेटिंग इन मोर वैल्यू एडेड एक्टिविटीज, यानी कि कंपनी जो बिजनेस कर रही है वहाँ पर वो दो काम कर सकती है। या तो वो डिस्ट्रीब्यूशन जो आपका है, आपके प्रोडक्ट जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उस जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मेंबर्स हैं उस तरफ को अपने बिजनेस को बढ़ा सकती है, या फिर वो पीछे की तरफ अपने बिजनेस को बढ़ा सकती है। यानी कि जो रॉ मटेरियल आपको सप्लाई कर रहे हैं उस तरफ आप अपने बिजनेस को इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, या तो आप अपने रॉ मटेरियल जो सप्लायर्स होंगे उस टाइप का बिजनेस करना स्टार्ट कर दोगे या फिर आप डिस्ट्रीब्यूशन में चले जाओगे। अगर आप रॉ मटेरियल की तरफ जा रहे हो उसको हम बोल देंगे बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन, और अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ बिजनेस करने जा रहे हो तो उसको हम बोल देंगे फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन क्या होगी, जहां पर आप आगे पीछे जाने की बात नहीं करोगे, यहाँ पर आप रॉ मटेरियल या फिर डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ नहीं जाओगे, यहाँ पर आप सेम एक्टिविटीज़ में ही इन्वॉल्व रहोगे, उसी टाइप की नई कंपनीज को एक्वायर करने वगैरह की कोशिश करोगे, तो इसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। इस टाइप की कंपनीज के साथ में ही आपका लिंक ज़्यादा रहेगा जो सेम एक्टिविटीज़ को कर रही हैं। डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो डाइवर्सिफिकेशन में आप अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करते हो, जिस सेक्टर में आप अभी काम कर रहे हो वहाँ से आप किसी दूसरे सेक्टर में जाने की कोशिश करते हो। ये भी दो तरह का हो सकता है, कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन और कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन। कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि सेम तरह के बिजनेसेस में ही डाइवर्सिफाई करना। जैसे कि एक बैंक है, अगर उसने इंश्योरेंस कंपनी खोल ली या फिर कोई ब्रोकिंग फर्म खोल ली स्टॉक मार्केट की, तो उसको हम कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन बोल देंगे क्योंकि लगभग सेम तरह की एक्टिविटीज़ हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज ही हैं। और कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है जहाँ पर टोटली नए बिजनेसेस में आप जा रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पर एक बैंकिंग फर्म है, एक फाइनेंशियल फर्म है, अगर वो FMCG फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का बिजनेस करना स्टार्ट कर देगी तो उसको हम बोलेंगे कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन। इसके बाद है स्टेबिलिटी स्ट्रेटजीज। तो स्टेबिलिटी स्ट्रेटजीज में कंपनी डिसाइड करती है कि किस तरह से मार्केट में हमें स्टेबल रहना है। यहाँ पर बहुत बड़े लेवल तक हम ग्रोथ को नहीं देख रहे हैं, जो रेवेन्यू, मार्केट शेयर है, इस तरह की जो हमारी चीज़ें हैं उसको बढ़ाने पे नहीं सोच रहे हैं, उसको हम एज इट इज़
उसको मेंटेन करें, उसके ऊपर फोकस करें, तो उन स्ट्रेटजीज को हम बोलते हैं स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी। इसमें कंपनी फॉलो करती है नो चेंज स्ट्रेटजी, यानी कि कुछ भी चेंज नहीं करना है, जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो। प्रॉफिट स्ट्रेटजी, प्रॉफिट स्ट्रेटजी में कंपनी अपने प्रॉफिट को बढ़ाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं करती है। इसके लिए आप अपने प्राइस को इंक्रीज कर सकते हो, अपनी कॉस्ट कम करने के बारे में सोच सकते हो, या फिर कंपनीज यहाँ पर अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के बारे में सोचती है, लेकिन फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स जो है वो नहीं करती है। प्रोसीड विद कॉशन स्ट्रेटजी, यहाँ पर प्रोसीड विद कॉशन मतलब आप संभल के चलोगे, कोई भी काम आप कर रहे हो उससे पहले आप उसको पूरी तरह से टेस्ट करने की कोशिश करोगे, कहीं उल्टा ना पड़ जाए। बिल्कुल सब कुछ टेस्ट करने के बाद ही आप कोई नया काम करोगे। तो इन सभी स्ट्रेटजीज को हम बोलते हैं स्टेबिलिटी स्ट्रेटजीज। जब आपको कुछ बिजनेस सही ढंग से नहीं चल रहा है, तो उस टाइम पर जो स्ट्रेटजीज फॉलो करी जाती हैं वो फिर आती हैं रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजीज। इसमें होता है टर्न अराउंड। टर्न अराउंड का मतलब है आप बिल्कुल पूरी तरह से कायाकल्प चेंज करना चाहते हो अपनी बिजनेस की। अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है और अगर आप टर्न अराउंड स्ट्रेटजी अपनाते हो, तो ये भी दो तरह का हो सकता है, स्ट्रेटेजिक और ऑपरेशनल। स्ट्रेटेजिक यानी कि जहां पर आप अपनी पूरी स्ट्रेटजी ही बदल दोगे, अपने बिजनेस को ही बदल दोगे। और ऑपरेशनल यानी कि अपने काम करने का तरीका आप बदलोगे, आप अपना वर्क कल्चर बदल सकते हो, जिस तरह से आप अपने जो प्रोडक्शन को प्रोड्यूस कर रहे थे उनको आप चेंज करोगे। तो ये जो होंगी ये टर्न अराउंड स्ट्रेटजीज होंगी। इसके बाद आएगी डाइवेस्टमेंट। जो भी आपका पोर्शन ऑफ बिजनेस है जो प्रॉफिटेबल नहीं है और ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, आप उसको सेल कर दोगे, दैट इज डिवेस्टमेंट। और लिक्विडेशन, लिक्विडेशन का मतलब है आप पूरे बिजनेस को ही बंद कर दोगे। अगर आपका बिजनेस नहीं चल सकता है, बहुत ज़्यादा लॉसेस दे रहा है, आप उसको लिक्विडेट कर दोगे, यानी कि बंद ही कर दोगे। तो ये स्ट्रेटजीज हो जाएंगी हमारी रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजीज। अब है आपके लिए एक कंसेप्ट चेक क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया था। 3 स्टेटमेंट्स आपको यहाँ पर दी हुई हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है इंट्रोड्यूसिंग एन एग्जिस्टिंग product in the new market is called market development. Statement 2 है introducing a new product in the existing market is called diversification. Statement 3 is introducing an existing product in the existing market is called market penetration. तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से करिए इसका आंसर। देखिए इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। स्टेटमेंट 1 एंड 3 आर ओनली करेक्ट। क्यों है इसको डिस्कस यहाँ पर करते हैं। सो एंस ऑफ ग्रोथ मैट्रिक्स का ये थोड़ा डिटेल में क्वेश्चन है, हमने स्ट्रेटजीज में इसको इतना डिटेल में डिस्कस नहीं किया था, ग्रोथ स्ट्रेटजीज में ये आ जाता है, तो यहीं पर इसको डिस्कस कर लेते हैं। सो देखिए एंस ऑफ ने ये ग्रोथ मैट्रिक्स दिया है, इसमें अगर आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं को एग्जिस्टिंग मार्केट्स में ही प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हो, उन्हीं प्रोडक्ट्स के साथ अपने मार्केट शेयर को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हो, ग्रो करने की कोशिश कर रहे हो, तो उसको हम बोल देंगे मार्केट पेनिट्रेशन। ठीक है, यहीं पर बोला गया इंट्रोड्यूसिंग एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन द एग्जिस्टिंग मार्केट इज कॉल्ड मार्केट पेनिट्रेशन। अगर आप नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हो अपने एग्जिस्टिंग मार्केट में, सो दैट विल बी प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अगर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को नए मार्केट में लेकर के जा रहे हो, दैट इज मार्केट डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ पर भी बोला गया था कि इंट्रोड्यूसिंग एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन द न्यू मार्केट इज कॉल्ड मार्केट डेवलपमेंट, इसलिए हमारी स्टेटमेंट ये सही हो जाएगी। और अगर आप नए प्रोडक्ट को नए मार्केट में लेकर के जा रहे हो तो वो आपकी डाइवर्सिफिकेशन होगी। स्टेटमेंट 2 बोल रही है इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू प्रोडक्ट इन द एग्जिस्टिंग मार्केट इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। डाइवर्सिफिकेशन होगी जब आपका प्रोडक्ट भी नया है और हम आपका मार्केट भी नया है, तब हम उस चीज़ को बोलेंगे डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, अब है आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसका आंसर आप करेंगे कमेंट सेक्शन में। होलिस्टिक मार्केटिंग डज नॉट इंक्लूड इंटरनल मार्केटिंग, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, परफॉर्मेंस मार्केटिंग या फिर फाइनेंशियल मार्केटिंग। सो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने मार्केटिंग और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को डिस्कस किया। आई होप आपको ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो इस सेशन को ज़रूर लाइक करें, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।